धन्यवाद करता हूं इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया तो देश के लगभग कई लाख लोगों को, 4-5 लाख दलितों को नौकरियां मिली। ठीक है, प्रदेश कार्यालय बसपा का क्यों बिका? तो राहुल नागपाल गद्दार है। अरे भाई, कांशीराम साहब ने 10-10 रुपये इकट्ठा करके खरीदा था, वो 100 रुपये इकट्ठा खरीदा, आज वो कार्यालय बेच दिया गया, तो क्यों बेच दिया गया? सवाल सरकारी कर्मचारियों का संगठन, और सरकारी नौकरी किसने दी थी? कांग्रेस ने। तो नौकरी कांग्रेस ने दी, संगठन उन लोगों का बनाया और फिर उन्हीं लोगों को गाली बकना सिखाया कांग्रेस को। इससे अगर बसपा की सरकार बन सकती हो, मुझे गाली देने से बसपा चुनाव जीत सकती हो, मेरी गाली देने से बसपा के 200 सांसद आ सकते हो, मुझे राहुल नागपाल और रतन लाल को गाली देने से आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, तो हमें गोली मार दो, तैयार। राहुल नागपाल और रतन लाल को आप गाली मत दो, सूली चढ़ा दो, अगर हमें सूली चढ़ाने से आपकी सरकार बनती हो। में मिली, ये भी चेक करिए, उनको नौकरी कांग्रेस के ज़माने में मिली, बीजेपी के ज़माने में मिली, बहुजन समाज पार्टी के ज़माने में मिली। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद, आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं राहुल नागपाल जी, गुजरात के बड़ौदा के संकल्प भूमि पर आए हुए हैं। लेकिन मेरा यहाँ से हटकर कुछ बातें होगी। लोग इन्हें कमेंट के जरिए या फिर लोग इनको कहीं ना कहीं ट्रोल करते हैं, कहते हैं कि बहुजन समाज की बात करते हैं राहुल नागपाल जी, और ये कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के एजेंट है। तमाम तरह की बातें निकल के आती है, उसी में मैं बात करूँगा, क्योंकि हम लोग कमेंट पढ़ते रहते हैं। ज़्यादा वीडियोज हम लोग कमेंट देखते हैं कि किसके ऊपर क्या अंगुलियाँ उठती हैं, उसी को हम लोग देखते हैं। तो सर, बदलते बात पे स्वागत है आपको। धन्यवाद सर। मैं आपका वीडियो में देखता हूं और उसमें मैं कमेंट पढ़ता हूं, तो लोग कहते हैं कि राहुल नागपाल और प्रोफेसर रतन लाल, ये तमाम जो लोग हैं कांग्रेस के दलाल हैं। इस पे क्या कहेंगे? जो लोग ये कहते हैं कि राहुल नागपाल और रतन लाल कांग्रेस के दलाल हैं, उनके घरों में जाइए और चेक करिए उनके घरों में नौकरी में कितने लोग हैं। 1 है, 2 हैं, 3 हैं। उनको नौकरी किस ज़माने में मिली, ये भी चेक करिए। उनको नौकरी कांग्रेस के ज़माने में मिली, बीजेपी के ज़माने में मिली, बहुजन समाज पार्टी के ज़माने में मिली, अन्य किसी राजनीतिक दल के ज़माने में मिली। तो मेरा जवाब है, आप जाइए उनसे पूछ लीजिए कि मेरा जवाब है। जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि 98% नौकरी शेड्यूल कास्ट के लोगों को कांग्रेस के ज़माने में मिली। तो कांग्रेस के ज़माने में जिनको नौकरियाँ मिली और उस नौकरी के बल पर जो एक समाज के पास पैसा आया, गाड़ी आई, घोड़े आए, मकान आए, दुकान बनी, प्रॉपर्टी आई, बच्चों के पास अच्छे अच्छे कपड़े आए, पत्नी के पास अच्छे अच्छे गहने आए, तो वो कांग्रेस की वजह से आए। अब ये भी समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस की वजह से क्यों आए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और गांधी जी के बीच जो पूना पैक्ट था, उस पूना पैक्ट में जो पैक्ट समझौता हुआ, उस समझौता के आधार पर कांग्रेस जितना कर सकती थी उसने किया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने भूमि उन्मूलन प्रोग्राम चलाया, जिससे देश के करोड़ों दलितों को ज़मीनें मिली। ये बात अलग है कि बहुत से दलित जो दारू पी करके उस ज़मीन को बेच दिए हैं, उनके घर बच्चे आज ही मजदूरी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया तो देश के लगभग कई लाख लोगों को, 4-5 लाख दलितों को नौकरियां मिली। अब जिन लोगों को नौकरी कांग्रेस की वजह से मिली, जिन लोगों को जमीन कांग्रेस की वजह से मिली, और उसी नौकरी से की वजह से दलित समाज में एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ, बोलने वाला तैयार हुआ, चंदा देने वाला तैयार हुआ। अगर बाम से संगठन बना तो बाम से किन का संगठन था? सरकारी कर्मचारियों का संगठन, और सरकारी नौकरी किसने दी थी? कांग्रेस ने। तो नौकरी कांग्रेस ने दी, संगठन उन लोगों का बनाया और फिर उन्हीं लोगों को गाली बकना सिखाया कांग्रेस को। एक बात और, तो मैं बात कंप्लीट करता हूँ आपके सवाल का जवाब। तो वो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि राहुल नागपाल रतन लाल कांग्रेसी है, हम कांग्रेसी नहीं हैं। मुझे ये पता है कि कांग्रेस मेरी पार्टी नहीं है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, बीजेपी मेरी पार्टी नहीं है, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कहीं ना कहीं कि जो कांग्रेस ने दिया है वो अभी तक कोई दूसरा नहीं दे पाया है। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिसने जो दिया है कम से कम हम उसका धन्यवाद करें, कम से कम हम उसका साधुवाद करें। और जिसने हमें कुछ दिया ही नहीं है, जिसके राज में हमारा सब कुछ छिन रहा है, और जिसकी जो बीजेपी हमारा सब कुछ बर्बाद करने पर तुली है, तो हमें उसका समर्थन तो कर नहीं सकता। और जो लोग कहते हैं कि जो हम सरकार में आएंगे तब सब कुछ ठीक कर लेंगे, तो भाई सरकार में 40 साल हो गए बसपा को बने हुए, 84 में बनी थी, अभी तक तो आए नहीं हो। जो था तुमने वो भी खो दिया, तो तुम्हारे भरोसे थोड़ी बैठे रहेंगे। मैं कहता हूँ सत्ता में आए ना आए, सत्ता में जो भी पार्टी है हमें उससे अपनी हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए। सर, आप भी कहते हैं कि मैं माननीय कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी पे चलता हूँ, रतन लाल जी भी कहते हैं। उसी बीच में एक कड़ी निकलती है कि माननीय कांशीराम कहते थे कि एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है, तो एक राहुल नागपाल जी हैं तो दूसरा कांग्रेस भी है, या फिर और अदर के लोग हैं। इस पे क्या कहें? देखिए, कांशीराम ने ये बात किस संदर्भ में क्यों कही थी तो कांशीराम साहब बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, और इन दोनों से बड़ा अजगरनाथ है।
असगर नागपाल जी। नहीं, मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ ना, नागनाथ ने और सांपनाथ ने इस देश के अंदर अम्बेडकरी मूवमेंट को ख़त्म नहीं किया, कांशीराम की मूवमेंट को ख़त्म नहीं किया। किस व्यक्ति ने अम्बेडकर की और कांशीराम के फूले की विरासत को ख़त्म किया है, वो कौन है? वो शायद असगर नाथ है, उसको भी पहचानने की जरूरत है। कौन है वो लोग? कौन है? बहुत सारे लोग के बीच में आना चाहिए उसमें। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग हैं। एक बहुजन समाज पार्टी है, 206 की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसके बाद 1 चुनाव हारे, 2 चुनाव हारे, 3 चुनाव हारे, आज एक विधायक और लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हम अपने बलबूते बूते पर सरकार बनाएंगे। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी की हिम्मत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। इंडिया गठबंधन में 25-30 पार्टी है, वो चुनाव लड़ रही है मिलकर के, और हम कह रहे हैं हम अपने चुनाव लड़ें। तो ये भी देख लेना चाहिए कि हम अकेले चुनाव लड़कर किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं। तो कहीं हम जो नागनाथ और सांपनाथ में हमें जो बहका रहा है, कहीं वो खुद भी तो अजगरनाथ नहीं है, ये भी समझना चाहिए। आप भी एक तरह से कहूँ तो राहुल नागपाल जी हैं, और किसी को फोन की तरफ मारते हैं, जहर की तरह उगलते हैं। आप लोग आपका स्पीच में देखता हूँ, बात में देखता हूँ, अभी आप मंच के द्वारा भी आपने ब्राह्मणों पर साधा निशाना, बिल्कुल नाग की तरह, मैं ये कहूँगा। नागपाल नाम भी आपका, तो इस पर क्या कहेंगे? जो देखिए, मेरा काम है सच को सच कहना, मेरा काम है उस बात को कहना जो बात, देखिए मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे सच स्वीकार ना हो सामने से हट जाए। मैं कवि हूँ, कबीर का वंशज हूँ, जहाँ कमियाँ हैं मैं बताऊंगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं है तो सामने से हट जाओ। मुझे गाली देने से अगर बसपा की सरकार बन सकती हो, मुझे गाली देने से बसपा चुनाव जीत सकती हो, मेरी गाली देने से बसपा के 200 सांसद आ सकते हो, मुझे राहुल नागपाल और रतन लाल को गाली देने से आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, तो हमें गोली मार दो, हम तैयार हैं। राहुल नागपाल और रतन लाल को आप गाली मत दो, सूली चढ़ा दो। अगर हमें सूली चढ़ाने से आपकी सरकार बनती हो, बन जानी चाहिए, तय कर लो। सच्चाई ये है कि राहुल नागपाल और रतन लाल और हमारे तमाम साथी जो बात कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि जो मूवमेंट है ये बच जाए, और जो अंधभक्त, जो व्यक्ति पूजा का, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे व्यक्ति पूजा आंदोलन के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, वो जो व्यक्ति पूजा में लोग लगे हुए हैं, जिन लोगों के परिवार जो कभी भूखे मरते थे आज हज़ारों करोड़ के मालिक हो गए, जिन लोगों ने प्रदेश कार्यालय तक भेज दिया, आज लोग बोलने को तैयार नहीं है। दिल्ली का प्रदेश कार्यालय बिका बहुजन समाज पार्टी का, तो बताएं क्यों बिका? जवाब देना इसका। राहुल नागपाल अगर ये कहता है दिल्ली का प्रदेश कार्यालय बसपा का क्यों बिका, तो राहुल नागपाल गद्दार है। अरे भाई, कांशीराम साहब ने 10-10 रुपये इकट्ठा करके खरीदा था, वो 100 रुपये इकट्ठा खरीदा, आज वो कार्यालय बेच दिया गया, तो क्यों बेच दिया गया? सवाल खड़ा होता है। हम बोलते तो कांग्रेस ही बोल दो, अरे भाई कांग्रेस हमारी हमें खाने को नहीं देती है। आप भी बहुजन मीडिया के प्रभारी रह चुके हैं, तो लोग कहते हैं भांजी से लोग कोई नहीं मिल पाता है, या फिर भांजी गलत रास्ते पर भटक गई है। आप भी एक मीडिया प्रभारी रह चुके हैं, उस पर देखिए, बहन जी गलत रास्ते पर भटकी नहीं है, उनसे बेहतर रास्ता सही और गलत कोई नहीं समझ सकता। वो जो कर रही है वो जानबूझ से कर रही है, जानबूझ के। हाँ, और वो क्यों कर रही है वो बेहतर बता सकती है, मैं नहीं बता सकता हूँ। मुझे पता है, उनके पास में 40 साल की राजनीति का अनुभव है, और वो राजनीति में 40 साल से ज़्यादा उनको समय हो गया। मायावती जी को, वो हमारी भी उतनी ही सम्मानित है जितनी अन्य लोगों की। बसपा के ज़्यादा लोगों से मैं ज़्यादा उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं बसपा को छोड़ करके कभी दूसरे दल में नहीं गया। मैं बसपा का मीडिया प्रभारी रहा हूँ, और अगर मैं हूँ आज भी तो आज पत्रकार हूँ, मैं कांग्रेस में नहीं गया। मैं चाहूँ तो कांग्रेस में जा सकता हूँ, मैं बीजेपी में जा सकता हूँ, मेरे अच्छे संबंध है कांग्रेस के साथियों से, लेकिन एक इंसानियत के नाते मेरे बहुत सारे मित्र किसी पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन मैं उस पार्टी का हो जाऊँ ये संभव नहीं है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि जिस दिन राहुल नागपाल किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा, जिस दिन मैं MP MLA बन जाऊँगा, उस दिन मैं जिम्मेदारी के साथ करूँ, समाज का काम करना बंद कर दूँगा। मैं राजनीतिक हो जाऊँगा, राजनीतिक काम करूँगा। मैं समाज का राजनीतिक रूप से कितना फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ वो काम करूँगा। मैं धार्मिक और सामाजिक काम बंद कर दूँगा। सर, आपके जो कमेंट आते हैं, लोग जो कमेंट में गालियाँ भी देते हैं, मैं देखा हूँ उसको, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस पर बात करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जो कि कमेंट के जरिए आपको अशब्द का इस्तेमाल करते हैं? मैं क्या करूँ उनके कमेंट्स में? मुझ पे कोई, आप तो सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट्स देखते हो, मुझे लोग व्हाट्सएप पे थाली भर भर के गालियाँ भेजते हैं, मुझे लोग मैसेंजर में गालियाँ भेजते हैं, मेरे पास फुर्सत ही नहीं। जो मेरे प्रशंसक हैं उनका धन्यवाद है, और जो मेरे विरोधी हैं उनका भी स्वागत है। वो अब नहीं तो थोड़े दिन के बाद में मेरा समर्थन करेंगे, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, जो लोग मुझे गालियाँ बक रहे हैं उनका धन्यवाद है, लेकिन वो अपनी अंधभक्ति का चश्मा हटाएं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ें, कभी नानक बुद्ध रैदास को पढ़ें, तो फिर वो कहेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं मुद्दे से हट के बात कर रहा हूँ। एक मिनट रोक के फिर